देखिए, जब से मदन दिलावर साहब शिक्षा मंत्री बने हैं, तब से उनका शिक्षा पे फोकस नहीं है, बच्चों की शिक्षा के ऊपर फोकस नहीं है, कैसे उनको क्वालिटी की एजुकेशन मिले इस बात का उनको कोई लेना देना नहीं है। कभी शिक्षा की बात करते ही नहीं हैं। और अब तो हद होगी, पहले कुत्तों को भगाने के लिए टीचर्स की ड्यूटी लगा दी, उससे पहले बजरी की रखवाली के लिए बजरी अवैध परिवहन नहीं होना चाहिए, इसके लिए टीचर्स की ड्यूटी लगा दी। अभी कल परसों बूंदी नेनवा के अंदर राम कथा 9 दिवसीय राम कथा के लिए ड्यूटी लगा दी। SIR में पहले से ड्यूटी लगी हुई है ही, पंचायत राज के अंदर ड्यूटी लगी हुई है ही, जनगणना का कार्य शुरू हो गया उसमें ड्यूटी लगी हुई है ही। तो फिर इन बच्चों को पढ़ाने की ड्यूटी कब लगेगी? बच्चों को पढ़ाने की इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। 12,000 ट्रांसफर इन्होंने परीक्षा के 1 महीने पहले कर दिए, और उसमें से भी 67% प्रशासनिक, और उनमें से भी 20% ने ज्वाइन नहीं किया। सब के सब कोर्टों के चक्कर खा रहे हैं। यानी सब जगह स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है। और मंत्री जी खुद वो बागेश्वर धाम के बाबा आ गए और 15 दिन तक वहां नाच गाना कर रहे हैं, और वहां से ट्वीट कर रहे हैं कि ये है वो है, पता नहीं कैसी ट्वीट किए बताते हैं। इनके पूरे 2 साल के कार्यकाल में शिक्षा के नवाचार को लेकर के, सार्वजनिक शिक्षा को अच्छी कैसे बनाया जाए, कैसे हमारे आने वाली पीढ़ी को अच्छी शिक्षा दी जाए, इसके लिए 81 ट्वीट 2 साल में नहीं किए, जितने बेणेश्वर धाम की कथा के अंदर कर दिए गए हैं। और यहाँ भी खड़े होके अनर्गल बातें करते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय ने इनको फटकार लगाई है, और ये जाकर के राजस्थान उच्च न्यायालय को कह रहे हैं कि हमको तो 20,000 करोड़ रुपए चाहिए, और हमने MLA से जो MLA कोटा है उससे भवन ठीक कराने के लिए और नए भवन बनाने के लिए पैसे ले रहे हैं। आप बताइए, 5 करोड़ एक विधायक को, तो 100 करोड़ ही होते हैं वो तो। 20,000 करोड़ सारे MLA का फंड भी अगर सीज कर दो तो भी 100 करोड़ रुपए होते हैं। तो समझ से बाहर है। 1,000 करोड़ होते हैं तो 1,000 करोड़ रुपए, और कहाँ 21,000 करोड़ रुपए। आज झालावाड़ के अंदर 7 बच्चे मर गए थे, वहां भी वो भवन नहीं बना है। 40,000 से ज्यादा बच्चियों के लिए जो टॉयलेट शौचालय उसके लिए आवश्यकता है, उसकी कोई बात नहीं कर रहे हैं। 3738 के लगभग जो विद्यालय हैं वो जर्जर हो चुके हैं, जमींदोज के आदेश निकल चुके हैं, वहां बच्चे नहीं पढ़ सकते। 800 से ज्यादा विद्यालय इसलिए शिफ्ट कर दिए दूसरे विद्यालयों में कि वहां पर भवन सुरक्षित नहीं है। मैं समझता हूं कि 80,000 कमरों की कमी है, कक्षों की कमी है, उस पर मंत्री जी का ध्यान नहीं है। और केवल राम कथा कराओ, लोगों को भ्रमित करो, टीचर को कोई लेना देना नहीं। जब स्कूल के अंदर जाते हैं तो शिक्षण व्यवस्था कैसी चल रही है इसके ऊपर बात नहीं करते हैं, सीधा जाके टॉयलेट देखते हैं कि इस टॉयलेट में क्या है। अरे भाई, टॉयलेट बनाओ तो सही, बाद में देखना। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस सरकार में नए शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम हो रहा है। लैंड ऑर्डर की जो स्थिति बिगड़ी हुई है, वो हमारी एक साध्वी जी, प्रेम भाई साहब, जिनकी हत्या हो गई, कितने दिन से आंदोलनरत हैं। सर्व समाज ये कह रहा है कि उनकी जांच CBI से कराई जानी चाहिए। खेजड़ी हमारा जो देव वृक्ष है, उसकी हम पूजा करते हैं, उसके लिए बीकानेर के अंदर कितने दिन से आंदोलन चल रहा है। जो गैंगस्टर है वो कुचामन में एक व्यापारी को मार चुके, जोधपुर के अंदर मार चुके। आप देखिए, गंगानगर में रोजाना लैंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, और वहां का तो विधायक ही लैंड ऑर्डर बिगाड़ने में लगा हुआ है। आप समझ सकते हैं कि पूरे प्रदेश में अभी एक MLA केकड़ी से शत्रुघ्न जी कह रहे थे कि जयपुर का ट्रैफिक इतना बिगड़ा हुआ है कि हमने तो आज तक इतने बड़े होके भी नहीं देखा कि इतना ट्रैफिक बिगड़ा हुआ है। और आप और हम सब विधानसभा में आते हैं, हम देखते ही हो जब भी कोई काम पड़ता। तो स्थितियां सामान्य नहीं हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी के हाथ में बागडोर है ही नहीं। केवल और केवल ब्यूरोक्रेसी हावी, और ब्यूरोक्रेसी पूरा
जो गुजरात मॉडल देश में मोदी जी और अमित शाह जी ने जो दे रखा है कि गुजरात के व्यापारियों का ध्यान रखो, उनके टेंडरों में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उनको काम मिलने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और केवल वो काम हो रहा है। बाकी राजस्थान की जनता की कोई सुध लेने वाला नहीं है, न लैंड ऑर्डर है, न पानी मिल रहा है, न बिजली मिल रहा है। केवल और केवल भ्रष्टाचार और घोटाले और घपले हो रहे हैं, इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं। शिक्षा मंत्री रहे हैं और रामकथा वाले भी आते हैं कि क्या ऐसा कोई नियम है कि ऐसे निजी आयोजन में, क्योंकि सरकारी आयोजन तो नहीं होगा, और क्या टीचरों की इस तरीके से ड्यूटी लगाई जा सकती है? देखिए, मेरे समय के अंदर जब कोरोना था तो एक दो आदेश ऐसा निकल गया था, तो हमने चीफ सेक्रेटरी से एक आदेश निकलवाया था कि राष्ट्रीय महत्व के कार्य के अलावा शिक्षक की कहीं भी कोई ड्यूटी अध्यापन के अलावा नहीं लगाई जा सकती है। ये चीफ सेक्रेटरी राजस्थान सरकार का आदेश है और उस आदेश के ऊपर आज तक कोई आदेश नहीं निकला है। इसके बावजूद चाहे जैसे कुत्ते भगाने के लिए लगा दी इस मंत्री जी ने। तो मैं समझता हूं कि कुत्ते भगाओ, राम कथा कराओ, बेणेश्वर धाम की उसकी बाबा की कथा करा के हिंदू मुस्लिम की माहौल खराब करो प्रदेश का, इसके लिए तो इनके पास में टीचर है। आज SIR का काम चल रहा है, जनगणना का काम चल रहा है, दोनों राष्ट्रीय महत्व के हैं। पंचायत राज का चुनाव चल रहा है, वो भी राष्ट्रीय महत्व का है। उनके अलावा इनको कहां से मिल गए टीचर? 1.5 लाख टीचर कम है आज भी यहाँ पर, और जो जितने 12,000 से ज्यादा के ट्रांसफर कर दिए, वो तो कोर्टों में चक्कर खा रहे हैं, वो तो खुद भी स्कूलों में नहीं जा रहे हैं। और जो वाइस प्रिंसिपल का प्रमोशन किया इन्होंने, व्याख्याताओं का वाइस प्रिंसिपल में प्रमोशन किया, उसकी पोस्टिंग नहीं है 8 महीने से पोस्टिंग नहीं है। एक विद्यालय के अंदर 2 प्रिंसिपल बने हुए बैठे हैं, ऐसे हजारों की संख्या के अंदर है। आप बताइए, 15,000 का जो केडर है और उसमें इन्होंने 8,000 के लगभग तो प्रिंसिपलों को ट्रांसफर ही कर दिया प्रशासनिक। तो ऐसी क्या नौबत आएगी? परीक्षा के एक महीने पहले इनको इस तरीके से करना पड़ा। राजस्थान सरकार के चीफ सेक्रेटरी का स्पष्ट आदेश है कि आप राष्ट्रीय महत्व के अलावा किसी भी कार्य में राजस्थान के किसी शिक्षक की आप ड्यूटी नहीं लगा सकते। लेकिन इस मंत्री को कोई लेना देना नहीं है इनसे। ये तो खुद की जो है वो अलग ही सरकार चलाता है, इससे सारे ही दुखी हैं साहब। पूरा प्रदेश, शिक्षा विभाग, बीजेपी का मुख्यमंत्री, दिल्ली वाले सब है, लेकिन RSS महान है इस डबल इंजन की सरकार में। और जब तक RSS का काम ये लोग कर रहे हैं, अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं, तब तक ये पद के ऊपर है। निकाय चुनाव को लेकर 3 बच्चे वाले भी निकाय चुनाव लड़ सकेंगे, उसके अलावा जो अनपढ़ हैं वो भी अब लड़ सकेंगे। बीच में था कि एजुकेटेड होने चाहिए सरपंच। अब देखिए, ये जो मेरे जहाँ तक संज्ञान में है कि भैरू सिंह जी ने ये कानून बनाया था, जब भैरू सिंह जी मुख्यमंत्री थे कि 2 के अलावा बच्चे नहीं होंगे, और जो भी कानून बनाया था 95 के बाद में फिर तीसरा नहीं होगा। तो अब इनकी तो सोच ये है, RSS के मोहन भागवत जी कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, तो फिर ये कानून तो बदलना ही था। RSS से तो चलती है ये सरकार। इनको जनसंख्या नियंत्रण से लेना देना नहीं है, इनको तो RSS के एजेंडे से सरकारें चलानी है, यही इनकी खासियत है। सर, जालोर के एक लेक्चरर ने जयपुर में ट्रेन के आगे उठकर सुसाइड कर लिया। उसने आरोप ये लगाया है कि पेपर लीक मामले में जबरदस्ती उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि कोई। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बहुत उसके परिजन आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं मोर्चे के बाद। वो कह रहे हैं कि ये क्या तरीका होगा, इस तरह से क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? अगर है तो है नहीं। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये स्थिति कि SOG इस तरीके से टॉर्चर कर रही है कि लोगों को सुसाइड करना पड़ रहा है। मैं तो कह रहा हूँ लगे हाथ मुख्यमंत्री जी को एक जांच जो CBI से कराए, उसमें SOG के जो 2 साल का कार्यकाल है, इसने जो जांचें की है, किसको छोड़ा है, किसको लिया है, किसको टॉर्चर किया है, किसको नहीं किया है, किसके बारे में क्या क्या इनके पास में है, उनकी भी एक जांच लगे हाथ हो जानी चाहिए। नहीं तो अगर असीमित अधिकार दे दिए, मर्जी है जिसके खिलाफ में। अब जब मुख्यमंत्री बुला के SOG के हेड को और ACB के हेड को नामित कर करके कहता है इसके खिलाफ मुझे मुकदमा चाहिए, इसके खिलाफ मुझे मुकदमा चाहिए, ये अंदर चाहिए, ये बाहर चाहिए, तो जब इतना इंटरफेरेंस बढ़ जाता है, जबकि किसी भी मुख्यमंत्री या किसी भी गृह मंत्री का
कभी भी एसीबी के मामलों में, एसओजी के मामलों में इंटरफेरेंस नहीं रहता है। लेकिन ये तो पर्ची से बने, ऊपर से पर्ची आ गई कि ये इस तरीके से आपको करना है, वो करेंगे। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हम सब उनकी साथ में ही इस संवेदनाएं हमारी उस परिवार के साथ में, उनको अच्छे तरीके से उनको पैकेज मिलना चाहिए, एक बच्चे को नौकरी मिलनी चाहिए और इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए कि उसको क्यों सुसाइड करना पड़ा उसको। मैं कह रहा हूँ ये तो पूरी सरकार ही बीमार हो गई ना, इनके तो कोड हो गई, कोड में भी खाज और हो गई। कोड में खाज होने के बाद में बचता कुछ भी नहीं है, तो इस सरकार के तो कोड पे खाज हो गई। खेजड़ी जो देव वृक्ष है हमारा, पूजा जाता है, आज 50,000 लोग वहां धरने पे बैठे हैं। गांव में, हर गांव के अंदर खेजड़ी को जो पूजने का काम हमारी माता बहनें और हम सब करते हैं, उसके बचाने के लिए भी आंदोलन करना पड़ रहा है। ये अपनी पीठ तपतपा रहे हैं कि हम सोलर ला रहे हैं। आप काय का सोलर ला रहे हो? आप तो अडानी के लिए बिजली में काम कर रहे हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हो आप। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस राज में राजस्थान के विकास की जो दर थी वो घट गई। निवेशक आना नहीं चाह रहे थे, सुरक्षित माहौल नहीं था, इसलिए रोजगार। कौन से मुख्यमंत्री? वसुंधरा जी ने बोला है? भजनलाल जी ने? भजनलाल जी को किसी ने पर्ची पकड़ा दी होगी, उनको विकास का क्या पता, क्या विकास होता है, क्या दर होती है। उनको पूछो दर क्या होती है, फिर बात करूंगा मैं। थैंक यू। 10 तारीख को नहीं, देखिए मीटिंग नहीं, वो प्रशिक्षण है एक दिन का। हमारे एआईसीसी ने जो संगठन सर्जन के तहत जो जिलाध्यक्ष बने हैं, उनका एक दिन का प्रशिक्षण है। उसमें हमारे नेता राहुल गांधी जी और खड़गे साहब और सब लोग, हम लोग रहेंगे। मैं समझता हूँ उसके बाद में जो भी डेट तय होगी उसमें 10 दिन का प्रशिक्षण हमारे प्रदेश के अंदर जो है वो इन जिलाध्यक्षों का होगा और जल्दी से जल्दी हम लोग 15 दिन के अंदर जो जिलाध्यक्ष बने हैं उनकी कार्यकारिणी को गठित कर देंगे और 4 या 4 से ज़्यादा जहां पर हमारी विधानसभाएं हैं वहां हम 51 लोगों की कार्यकारिणी बनाएंगे और स्पष्ट परिपत्र हमें मिल गया है कि इससे कम होंगे, वहां पर हम 31 लोगों की जिला कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी जल्दी बनाएंगे। सर, कांग्रेस विधायक डीसी बैरवा और तहसीलदार के बीच एक नोकझोंक हुई थी। डीसी बैरवा ने मांग की सस्पेंड करने की। वो तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मैं समझता हूं कि राजनीतिक उससे दलों की बातों से ऊपर उठ करके अगर हम इस विधानसभा के अंदर जो जनता का चुना हुआ जनप्रतिनिधि है और एक विधायक है, अगर उसका प्रोटोकॉल और उसकी अगर गरिमा भी बना के नहीं रखेंगे तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। माननीय स्पीकर साहब से भी हमने निवेदन किया है और विधानसभा में भी बोला है उन्होंने। मैं समझता हूं कि शायद उनको आज बुलाया होगा, उनके ऊपर कार्रवाई होगी और नहीं होगी तो बजट के बाद में जैसा भी टीकाराम जूली साहब हमारे नेता प्रतिपक्ष तय करेंगे, हम इस मुद्दे को गंभीरता के साथ में उठाएंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि उनके खिलाफ एक्शन हो। माननीय मुख्यमंत्री जी का गवर्नर अभिभाषण पे रिप्लाई है। मैं आज आप सभी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रदेश की सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि लंबे समय से कई साधु संत, सैकड़ों की संख्या में साधु संत जो है वो अनशन पे बैठे हैं, आमरण अनशन पे बैठे हैं। कई साधु संत बेहोश हुए हैं, बीमार हुए हैं। आज के समय में वो तमाम लोग जो धरने पे बैठे हैं, जो आमरण अनशन पे बैठे हैं, वो किसी की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ रहे, वो हमारे आने वाली पीढ़ी की लड़ाई लड़ रहे। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जब पार्लियामेंट चल रही थी तो वहां पे AQI की चर्चा हर जगह हुई। कहा गया कि साहब दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ रहा है। आज अपने प्रदेश की पर्यावरणीय संपदा को बचाने के लिए, आने वाले भविष्य के सिक्योर करने के लिए ये तमाम जो साधु संत बैठे हैं, प्रदेश की सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए और आज गवर्नर अभिभाषण में उनको लेके भी जो स्थिति है वो स्पष्ट होनी चाहिए। साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हम लोगों ने एक प्राइवेट मेंबर बिल, मां अमृता देवी एक्ट जो इंट्रोड्यूस किया है, जल्द ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और सरकार से निवेदन करूंगा कि उसको सदन तक लाएं और आप जो इतने समय से होल्ड करके बैठे हैं उसको आगे ले आएं और लागू करें, एक मजबूत कानून बनाएं ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना न घटे, इस तरीके से कोई पेड़ न कटे। भाटी जी, क्योंकि आज सरकार के 2 मंत्री बीकानेर पहुंचे हैं,
के बिश्नोई और जसवंत बिश्नोई, तो क्या जाएगी? क्योंकि अभी उनके सामने ही मौजूदा कई लोग बेहोश होकर हॉस्पिटल में। देखिए, अगर इस पे कानून पहले बन जाता, जिस तरीके से जन भावना से जुड़ा विषय है ये माँ अमृता देवी जी का स्टेट है, 363 लोगों ने यहाँ शहादत दी। उसी प्रदेश में अगर उन्हीं कानूनों को बनाने के लिए धरने पे बैठना पड़े तो मुझे लगता है कि ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और वो अगर समय रहते इस और कदम बढ़ा देते तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। सरकार का रवैया ऐसा ढीला क्यों दिख रहा है? सरकार को मजबूत कदम उठाना चाहिए और उठाने की जरूरत भी है। अगर आज नहीं उठाया तो ये नुकसान जो है आने वाले समय में बहुत बड़ा होगा। अब ये देखिएगा कि जो महामहिम का अभिभाषण 2025 और अब 2026, इन दोनों को आप एक साथ पढ़िए, फिर उनके आंकड़ों से पता चल जाएगा कि कितना मिसमैच है। और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के फोटो के साथ रोजगार को लेकर के जो समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया, वो सरकार के अलग अलग विभागों के वार्षिक प्रतिवेदन, महामहिम का अभिभाषण और उसके अलावा विधानसभा में माननीय विधायकों के द्वारा उठाए गए प्रश्न में जो आंकड़े उन्होंने दिए हैं, ये चारों ही मिसमैच है। एक ही चीज का जवाब दे रहे हैं, एक ही चीज को डाल रहे हैं, एक में कुछ बोल रहे हैं, एक में कुछ बोल रहे हैं। मैं अब एक उदाहरण आपके सामने दूंगा कि रोजगार को लेकर के 2025 में इन्होंने कहा कि 59,236 लोगों को हमने रोजगार दिया और अभी कह रहे हैं 1 लाख लोगों को अब तक हम दे चुके। इसका मतलब अब 40,764 लोगों को इस वर्ष 2025 में रोजगार दिया और कुल मिलाकर के दोनों 1 लाख दिया। वो कह रहे हैं कि 1,72,990 नौकरियां हमारी प्रक्रियाधीन थी, यानी 2024 में ये कहा, और अब कह रहे हैं कि हमारी 1,72,990 प्रक्रियाधीन है। अगर इन दोनों को अपन मैच कर लें और जो नियुक्तियां दी गई हैं, इसका मतलब अब 22,321 भर्तियां ही प्रक्रियाधीन 2025 में थी। ठीक, अब 26 में ये लोगों को नौकरियां कैसे देंगे जब प्रक्रियाधीन नौकरियां ही इतनी कम है। और फिर 2 विधायकों ने जो प्रश्न पूछे उसमें कहा कि हमारे पास 1,53,000 ही रिक्त पद हैं। तो ये विरोधाभासी आंकड़े। शिक्षा में आप देखिए, शिक्षा में साक्षरता में राजस्थान को अभी 25-26 के वार्षिक प्रतिवेदन में राजस्थान को सबसे नीचे दिखाया गया है, यानी राजस्थान 35 राज्यों में सबसे नीचे का राज्य है साक्षरता में। तो इस तरीके से आंकड़े प्रस्तुत करना, मैं सोचता हूं कि सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है जिससे उनका कोई समन्वय बिठाए। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और आप सब वार्षिक प्रतिवेदनों को और प्रश्नों को अगर मिलाएंगे तो इतना मिसमैच है कि मैं सोचता हूं कि ये मिसमैच की ही सरकार है। ये पंचायत चुनाव में जो अभी ये कहा गया है कि अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो खड़ा हो सकता है, चुनाव लड़ सकता है, उसके साथ साथ में 3 बच्चों वाले भी अब चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, माननीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब ने ये कानून लागू किया था। वो प्रगतिशील और विकासशील प्रदेश देखना चाहते थे। अब मुझे पता नहीं है किस दबाव में इस कानून को बदलना चाहते हैं। तो हम तो ये समर्थन में है कि जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए, सरकार को जनसंख्या पर कानून लाना चाहिए, किसी दूसरे धर्म का नाम लेकर के नहीं रोक सकते। और आप एक तरफ तो कहते हो जनसंख्या बहुत बढ़ गई, दूसरी तरफ इसको बढ़ावा देने के लिए काम करो। और आज भी जो सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य हैं, वो अगर अनपढ़ है तो उनको दूसरे लोग चलाते हैं। इसलिए कहते हैं ये सरपंच प्रतिनिधि है, ये प्रधान प्रतिनिधि है। तो ये सिस्टम जब तक खत्म नहीं होगा तब तक राजस्थान आगे नहीं जा सकता। इसलिए राजस्थान के प्रगति के लिए, राजस्थान के विकास के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है। और मतलब जो है 2 संतानों का जो नियम नगर निकाय में और पंचायत में किया, उसको लागू रखना चाहिए। बूंदी के नैनवा में कुछ टीचरों की ड्यूटी लगाई गई है रामकथा में, ये इसको लेकर बड़ा कंट्रोवर्सी हो रही है। देखिए, ये अलग विषय है और हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और मान लो कोई भीड़ ज़्यादा हो या कोई और चीज़ हो, कोई व्यवस्था हो, कोई ज्ञान के लिए, तो सरकार ने लगाई तो सरकार लगा सकती है।
टीचर की ड्यूटी क्यों हो सकती है? टीचर की तो ड्यूटी सब में लगाते हैं। आप देखिए, खाना बनाने से लेकर के उसके बाद में चुनाव में उनकी ड्यूटी, कोई सर्वे हो तो उनकी ड्यूटी, जो कोई बीएलओ के रूप में उनकी ड्यूटी, चुनाव की मतगणना में उनकी ड्यूटी, और सब जगह लगाते हैं। टीचर वैसे ही कम है। और आप देखिए कि अभी शून्य नामांकन वाले स्कूल कितने हैं, ये देखिए, और उनमें कितना फर्जीवाड़ा हो रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो चल रही है सरकार। कल रात को एक जालोर जिले के नौजवान साथी जो व्याख्याता था और उसने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। और आत्महत्या इसलिए की कि लगातार एसओजी के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी उसको लगातार परेशान कर रहे थे। उसको एक मामले में आरोपी होने के बावजूद भी उसको 2 से 3 मामलों में और फंसाने का, उसको बार बार उसको पैसे का देने का लालच, और उसके परिवार की हालात दयनीय है। उसके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। और वो नौजवान आज हमारे बीच नहीं रहा। और सरकार का एक नुमाइंदा भी, जो पेपर चोरी पर बातचीत सरकार करती थी कि पेपर चोरी में हम बड़े बड़े मगरमच्छ पकड़ने का काम करेंगे। अरे भाई, आप उन नौजवानों को परेशान कर रहे हो जिन नौजवानों पर पहले से मुकदमे दर्ज है। आप नए लोगों को मगरमच्छ पकड़ने का काम करें, लेकिन उन नौजवानों को क्या होगा जिसको वो पुलिस के अधिकारी बार बार परेशान कर रहे हैं, उसके परिवार को टॉर्चर कर रहे हैं। और आज पूरा का पूरा परिवार एसएमएस की मोर्चरी के आगे न्याय के लिए इस सरकार से गुहार लगा रहा है पिछले 15 घंटों से। और सरकार का एक नुमाइंदा भी, एक प्रतिनिधि भी उस परिवार से हाल चाल पूछने भी नहीं गया। क्या इतनी असंवेदनशील सरकार राज्य के अंदर हो गई? क्या राज्य के अंदर भाजपा के मुख्यमंत्री इतने असंवेदनशील हो गए जो किसान के बेटे हैं? क्या मंत्री के पास 5 मिनट का समय नहीं है कि एसएमएस में मोर्चरी के पास जाकर उन परिवार वालों से मुलाकात करके तमाम हम लोग उन परिवारजनों के साथ हैं, मांग करते हैं उस परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए और उस परिवार को मुआवजा दिया जाए, ताकि उसके आने वाला समय उस परिवार के लिए पालन पोषण के लिए उसको मजबूती मिले। ये हालात राज्य के अंदर आप देख सकते हो। जो सरकार पेपर चोरी पर नौजवान की बात करती थी, आज 5 मिनट के रास्ते के अंदर विधानसभा से लेकर एसएमएस मोर्चरी का जो रास्ता है, वहां पर भी जाने के अंदर असमर्थ है। तो कितनी असंवेदनशील, अदयनीय हालात इस सरकार की हो चुकी है। देखो, ये भारत देश को मंत्री बांटने का जो काम कर रहे हैं, लेकिन जो इस देश की मातृभाषा हिंदी है, और हिंदी के लिए अगर उन्होंने, हिंदी व्यक्तियों के लिए अगर उन्होंने हिंदी भाषा के लिए कुछ अशोभनीय व्यक्त बोले हैं, तो उनको देश की सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। देश की सरकार को संज्ञान में लेकर उन पर उचित कार्रवाई भी करनी चाहिए। और वो इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश बोलना हमारे लिए अच्छी बात है कि हम विदेश में जाते हैं तो इंग्लिश बोलना पड़ता है, लेकिन इस देश की मातृभाषा हिंदी है और हमें हिंदी को प्रमुखता से, हिंदी को जो हिंदी बोल रहा है, अगर उसके लिए उन्होंने कहा है कि टेबल साफ करने के लिए वहां गया है, तमिलनाडु के अंदर गया है, तो ये कतई उनकी शोभनीय भाषा नहीं है। उन पर देश की सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। देखो, कल हम तमाम प्रतिनिधि, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय टीकाराम जूली जी के नेतृत्व में मिले थे और पूर्ण रूप से अध्यक्ष जी ने कहा था कि हम तहसीलदार को हटाने का काम करेंगे, लेकिन कब तक कार्रवाई होती है ये हम इंतजार के अंदर है। मैं कहता हूं कि मंत्री को कलेक्टर धमका रहा है, प्रभारी मंत्री को सीकर जिले का कलेक्टर जिस तरीके से बर्ताव करता है और तहसीलदार विधायक के सामने बोल रहा है, तो क्या ब्यूरोक्रेसी को सरकार ने छूट दे दी है? क्या विधायक का प्रोटोकॉल तहसीलदार से भी कम आंका जा रहा है सरकार के अंदर, जो चीफ सेक्रेटरी के बराबर प्रोटोकॉल होता था? सरकार के मुखिया खुद किसान के बेटे हैं, तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए थी। और डीसी वैरवा जी को जिस प्रकार से उस तहसीलदार ने बोला है, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो सदन के अंदर प्रमुखता से ये मुद्दा आने वाले समय में उठाएंगे और उस तहसीलदार को उठाने के लिए हम डीसी वैरवा जी के साथ हैं तमाम लोग। राजस्थान
को अगर कोई पहचानना चाहता तो राजस्थान की पहचान रेगिस्तान है और रेगिस्तान का अस्तित्व खेजड़ी है। राजस्थान का दुर्भाग्य है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री राजस्थान को ही पहचानना नहीं चाह रहा है। जो खेजड़ी हम लोगों के लाइफलाइन है, हमारा भरण पोषण ही नहीं करती है, धार्मिक तौर के ऊपर भी इस रेगिस्तान के अंदर इकलौता कोई धार्मिक प्रतीक हुआ करता था, सदियों से वो खेजड़ी थी। खेजड़ी को काटने के लिए जब उस समय की तत्कालीन व्यवस्थाओं का निर्णय था तो उसको बचाने के लिए शहादत भी देनी पड़ी। और आज राजस्थान के अंदर लाखों खेजड़ियां कट रही है। बीकानेर में लगातार 3 दिन से आमरण अनशन और आमरण अनशन करते हुए पर्यावरण प्रेमी अस्पताल पहुंच गए हैं, पर राजस्थान सरकार की आंख नहीं खुली। मैंने आज विधानसभा में भी सभी विषय को नजरअंदाज करते हुए खेजड़ी पर चर्चा हुई, ये स्थगन प्रस्ताव में मैंने रखा। पर ये राजस्थान का दुर्भाग्य है कि आज विधानसभा में भी उसकी चर्चा की इजाजत नहीं दी गई। राजस्थान में हर वर्ग, हर व्यक्ति ये चाहता है कि राजस्थान बेहतरीन राजस्थान बने। अब समय आ चुका है कि खेजड़ी को बचाने के लिए अपने अपने तौर पर हम सब लोगों को अपनी भूमिका तय करनी चाहिए। ये किसी एक जाति का नहीं है, किसी एक राजनीतिक दल का आंदोलन नहीं है, क्योंकि क्या हालात बने हुए हैं। 2 से 3% अगर उस रेगिस्तान में तापमान बढ़ेगा तो वह रेगिस्तान का स्वरूप क्या रहेगा। पशु पक्षी हिरण, अगर ये खेजड़ी कट जाएगी तो ये विलुप्त से हो जाएंगे। तो ये खेजड़ी बचाओ आंदोलन में हम सब लोगों को योगदान करना चाहिए और सरकार को तत्कालीन निर्णय लेना चाहिए कि राजस्थान में एक भी खेजड़ी नहीं कटे। आज वैज्ञानिक तौर के ऊपर ऐसी व्यवस्था है कि कोई भी पेड़ को जड़ों समेत दूसरी जगह पुनर्स्थापित कर सकते हैं। तो ये व्यवस्था का उपयोग राजस्थान का रेगिस्तान में क्यों नहीं हो रहा है, ये सवाल राजस्थान सरकार के सामने मेरा है। तत्कालीन आदेश, आज ये बात भी आ रही है कि इस विधानसभा सत्र के अंदर कानून लेकर आएंगे। ये मंशा का सवाल है कि कानून तो बहुत बने हुए हैं पर कानून को जमीनी स्तर के ऊपर लागू नहीं किया जा रहा है। एक खेजड़ी काटने के लिए कोई भी निष्पक्ष तौर पर, मैं पत्रकारों से भी कहना चाहता हूं, कोई भी जाकर और ये पता कर ले व्यवस्थाओं को 30,000 रुपए प्रत्येक पेड़ के ये कंपनियां दे रही है। ये किनको दे रही है, कौन आपस में बांट रहे हैं और कौन ये महापाप इस रेगिस्तान में कर रहा है। क्या उसको ये राजस्थान सरकार रोक नहीं सकती है? रोक सकती है, पर वो मौन क्यों है, वो शामिल क्यों है? तमिलनाडु के मंत्री पनीर सेल्वम ने कहा है कि जो हिंदी भाषी तमिलनाडु में आते हैं वो केवल टेबल क्लीनर, कंस्ट्रक्शन मजदूर, पानीपुरी वाले हो सकते हैं, जबकि तमिलनाडु की ड्यूल लैंग्वेज पॉलिसी के कारण वहाँ के लोग, गाँव के लोग भी विदेश जा रहे हैं। क्या है ये लैंग्वेज को डिफरेंशिएट करने के मायने चुनाव से पहले? ये भारत सभी का है। कोई भी इस भारत में किसी भी राज्य में किसी भी स्थान पर धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर या राज्य के आधार के ऊपर किसी भी तरह की पाबंदी लगाता है तो ये भारत का संविधान इजाजत नहीं देता। चाहे वो तमिलनाडु में हो, चाहे राजस्थान के अंदर हो। ये सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं है, राजस्थान के अंदर भी ऐसी घटनाएं हो रही है। और वो घटनाएं कौन कर रहे हैं? उत्तराखंड के अंदर भी ऐसी घटनाएं हो रही है, वो कौन कर रहे हैं? ये सोच, ये भारत की सोच नहीं है। कोई भी इस तरह की बात करे वो भारत की सोच नहीं है, भारत के संविधान उसको इजाजत नहीं देता।